सन 2016 में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की है, तब से भारतीय सरकार ने बहुत सारी छोटी और बड़ी स्कीम स्टार्टअप को लाने के लिए लगाई हैं। और उसका नतीजा हम आज देख भी रहे हैं कि आज हम वर्ल्ड के तीसरे नंबर के स्टार्टअप कंट्री हैं। हमसे आगे सिर्फ चाइना और अमेरिका ही हैं। और साथ में अगर हम लेटेस्ट डेटा को देखें तो 108 यूनिकॉर्न्स आज भारत में हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। मेरे साथ हैं अंकित शर्मा। शर्मा जी CIMP में प्रोफेसर हैं और इन्हें स्टार्टअप से जुड़े मामलों का व्यापक अनुभव है। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार सर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को यूनियन बजट पेश करने जा रही हैं। इससे पहले सर, जी हाँ। हम स्टार्टअप के मसले के बारे में आपसे यह जानना चाहते हैं कि वह अपने बजट में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए क्या ऐलान कर सकती हैं? सन 2016 में जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम शुरू की है, तब से भारतीय सरकार ने बहुत सारी छोटी और बड़ी स्कीम स्टार्टअप को लाने के लिए लगाई हैं। और उसका नतीजा हम आज देख भी रहे हैं कि आज हम वर्ल्ड के तीसरे नंबर के स्टार्टअप कंट्री हैं। हमसे आगे सिर्फ चाइना और अमेरिका ही हैं। और साथ में अगर हम लेटेस्ट डेटा को देखें तो 108 यूनिकॉर्न्स आज भारत में हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो शुरुआत इस तरह करते हैं कि पहले देखते हैं कि क्या क्या मुख्य योजनाएं हाल के सालों में आई हैं। फिर इस जी पर सर। बात करते हैं कि स्टार्टअप को किस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं और अगले बजट में हम क्या आशा रख सकते हैं। जी तो सर। अगर हम स्टार्टअप इंडिया की इस वेबसाइट को देखें तो कुल मिलाकर वहां पर 124 स्कीम्स का जिक्र किया गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। अगर कोई भी उद्यमी आज के टाइम में उसके पास आइडिया है और वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, तो वो जाकर के उन 124 स्कीम्स का बेनिफिट ले सकता है। अगर मैं कुछ मुख्य स्कीम्स की बात करूं तो एक स्कीम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने शुरू की है। एस्पायर नाम की स्कीम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए है, रूरल इंडस्ट्री को। जो लोग अपना पेटेंट फाइल करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल अलग स्कीम है जिसका नाम है SIP-EIT। जो लोग पैकेजिंग को समझना चाहते हैं कि प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे करते हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से स्कीम का नाम है मल्टीप्लायर ग्रांट स्कीम, MGS। इसी प्रकार से जो छोटी MSCs हैं उनको कभी भी पैसे की कमी ना पड़े, इसलिए सिडबी की तरफ से एक स्पेशल स्कीम है जिसका नाम है CGT-MSC। इसी प्रकार से जो नए स्टार्टअप हैं उन पे पैसा कम होता है, तो उन मनी, उनका टेंडर कॉस्ट और जो बाकी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है उन छोटे SMEs और स्टार्टअप्स को सरकार ने सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत बंद कर दिया है। कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है नए स्टार्टअप को। अगर कोई स्टार्टअप डिजाइन समझना चाहता है, उसके लिए डिजाइन क्लिनिक स्कीम है। मैन्युफैक्चरिंग में जीरो गलतियां हो, हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बने, इसके लिए जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम है। इसी प्रकार से 124 स्कीम है। तो सही मायने में देखा जाए तो सारी स्कीम्स को बताने लगे तो उसी में कई घंटे लग जाएंगे। तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पिछले 5-7 सालों में सरकार ने काफी योजनाएं लाई हैं। उन योजनाओं का असर हम देख भी रहे हैं। अब स्टार्टअप बन गया, बनने के बाद किस प्रकार से उनकी मदद की जा रही है, उस पर एक छोटा सा हम चीज देखते हैं। तो जो सबसे पहला बेनिफिट है जो स्टार्टअप को दिया गया है, वो है इनकम टैक्स का बेनिफिट। और वो इस तरीके से है कि जब स्टार्टअप का जन्म हुआ है, तब से 10 साल के बीच में किन्हीं भी 3 साल में स्टार्टअप अपने इनकम टैक्स को रिडीम करा सकता है, या एक तरीके से एग्जाम्पशन ले सकता है। रिडीमशन नहीं, एग्जाम्पशन। यानी कि वो 3 साल कितना भी प्रॉफिट ले, उसका इनकम टैक्स उसे देना ही नहीं है। अपने आप में ये बहुत बड़ी स्कीम है। हालांकि यह स्कीम जो है उन्हीं स्टार्टअप पर लागू है जो अप्रैल 2016 के बाद बने हैं और मार्च 2022 तक हैं। पिछले साल जब फाइनेंस बिल 2022 आया था, तो लास्ट डेट 2022 मार्च से बढ़ाकर 2023 मार्च कर दी गई थी। अगर हम उस चीज को देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है 3 साल का इनकम टैक्स ना देना, तो निश्चित रूप से हम यह आशा रखेंगे कि जो बजट निर्मला सीतारमण जी फरवरी 2023 में पेश करेंगी,
तो यह जो समय सीमा है मार्च 2023, इसे निश्चित रूप से बढ़ाकर मार्च 2024 या 25 किया जाना चाहिए, यह हम आशा रख सकते सर हैं। मेरा एक सवाल है कि आपने कहा कि शुरुआती 3 साल तक इनकम पर स्टार्टअप को कोई टैक्स नहीं देना है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्टार्टअप शुरू होने के बाद कई साल तक तो उसे अपने बिजनेस को, कारोबार को जमाने में लग जाते हैं। तो शुरू में तो प्रॉफिट की कोई गुंजाइश ज्यादातर मामलों में देखने को मिलती नहीं है। तो फिर इस टैक्स बेनिफिट का उन्हें क्या फायदा? नहीं सर, ये जो टैक्स बेनिफिट है इनकम टैक्स, ये शुरू के 10 साल में, किन्हीं भी 3 साल में लिया जा सकता है लगातार। अच्छा ये ये शुरू के 3 साल में नहीं, ऐसा भी संभव है आप 7वें 8वें 9वें साल में ले। जी, यानी कि सर अगर स्टार्टअप मैंने इस साल यानी कि 2022 में मैंने स्टार्टअप शुरू किया है, तो 2032 तक इस 10 साल में किसी भी 3 साल तक हमें इनकम टैक्स में छूट हासिल करने की इजाज़त है। हाँ, तो सर इसमें अब क्लॉज में जाते हैं। सरकार ने क्लॉज क्या दिया है कि जी, अप्रैल 2016 के बाद जो स्टार्टअप लागू चालू हुए हैं, उन पर ये स्कीम लागू होती है, और मार्च 2023 में ये स्कीम खत्म हो जाती है सरकार के हिसाब से। जी, तो इसी चीज के लिए मैंने बोला कि हम ये आशा रखते हैं कि ये 2023 के बाद भी लागू रहेगी, यानी अप्रैल 2016 के बाद जो भी स्टार्टअप बना है, उसको अपने जन्म से 10 साल तक किन्हीं भी 3 साल में लगातार इनकम टैक्स की छूट मिले। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सन 2023 के बाद जो स्टार्टअप बनेंगे उनको वो सुविधा मिले ही नहीं। जी, तो जी, जी। पिछले वालों की सुविधा आगे समय सीमा बढ़ जाए और नए स्टार्टअप को वो सीमा मिले आगे, यह कहना जी, चाह रहा हूँ। जी। नहीं सही है सर, मैंने इसलिए पूछा कि हमारे दर्शकों को भी इससे मदद मिलेगी और वो ये दोनों का फ़र्क समझ पाएँगे कि यह जो इनकम टैक्स छूट की सीमा है, यह शुरुआत के 10 साल में किसी भी 3 साल के लिए क्लेम की जा सकती है। जी ठीक है हाँ। सर। जी और सर, आगे इसमें जिस बताइए। चीज को आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि शुरू के कुछ साल स्टार्टअप पैसा नहीं कमाते हैं, वो लॉसेस में रहते हैं, धीरे धीरे उनका प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो सरकार की तरफ से यह भी सुविधा दी गई है कि जो वो लॉसेस ले रहे हैं, वो लॉसेस को वो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं भविष्य के सालों में, और जब वो प्रॉफिट कमाएंगे उनसे उसको वो जो कहते हैं इक्वेट कर सकता है, यानी कि भविष्य में ये जो प्रॉफिट्स हैं उनसे पुराने लॉस को एडजस्ट इक्वेट करके उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, एक तरीके से वो सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये भी एक सुविधा है जो सरकार ने स्टार्टअप्स को दी है। हालांकि हर चीज सुविधा के लिए कुछ क्लॉजेस गवर्नमेंट ने रखे हैं, वो स्पेसिफिक क्लॉजेस स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉसेस सिर्फ शुरू के 7 साल में जो आए हैं उन्हीं को ही हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ बाकी क्लॉजेस हैं। तो जो भी स्टार्टअप इसकी सुविधा लेना चाहता है, अगर वो सारी चीजें फुलफिल करता है, तो गवर्नमेंट से वो अपने पिछले 7 साल के लॉसेस को भविष्य में कभी भी प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता है, ऑफसेट कर सकता है। सर तो मेरा ये ऐसे में शॉर्ट। हाँ जी। एक सवाल सर मैं पूछना चाहता हूँ। सर आपने अभी बताया कि शुरुआती 7 साल में जो उन्हें लॉसेज हो रहा है, उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। तो सर ये सेट ऑफ करने के लिए आगे कितने साल की सीमा है उन्हें? यानी कितने सालों के अंदर इसे सेट ऑफ किया जा सकता है? हाँ, अगर हम पहले वाली चीज को समझें तो शुरू के 10 साल के अंदर ही यह सब किया जा सकता है। तो 3 साल तो सरकार कहती है हम आपका पूरा इनकम टैक्स माफ कर देंगे, और जी, मान लीजिए आपने इनकम कुछ ज्यादा साल कमाई है, तो पुराने लॉसेस से आप उसे ऑफसेट कर सकते हैं। तो अगर एक स्टार्टअप को देखें तो हो सकता है वो अपने शुरू के 10 साल में 6 से 7 साल या 8 साल हो सकता है उसे एक भी रुपया इनकम टैक्स के रूप में ना देना पड़े। बहुत संभावना है इस बात। लेकिन ये जो लॉस पे जो उन्हें सेट ऑफ की जो सुविधा दी गई है, ये भी स्टार्टअप शुरू होने के 10 साल के अंदर ही लेना है ना? जी हाँ। जी, यानी कि सर एक तरह से ये कहा जाए कि अगर कोई ये स्टार्टअप शुरू होता है और उसे शुरुआती 6 साल तक लॉस होता है और फिर अगले 4 साल में प्रॉफिट है, तो क्या वो दोनों ये फ़ायदा ले सकता है? यानी कि जो शुरुआती 7 साल में जो लॉस हुआ है, उसे सेट ऑफ कर ले और बाकी जो 4 साल जो उसको इनकम हुआ है, उस पर टैक्स ना दे। क्या ये दोनों एक साथ जी संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है।
जी जी सर, थैंक यू हालांकि सर। लेगा वो एक ही, पर ये निश्चित कर लिया जाएगा कि उसको कोई इनकम टैक्स ना देना पड़े। जी जी जी, ठीक है सर। जैसे और आपने सर, अभी जो एग्जाम्पल, हाँ जी। जी, और सर मैं ये पूछ रहा था कि एक तो आप की सलाह ये है कि ये जो ये स्कीम है, यानी कि इनकम टैक्स पर छूट की, तो उसे जो है कि ये आगे बढ़ा दिया जाए, यानी उसको एक्सटेंड कर दिया जाए। जी हाँ। जी। और सर आपकी नज़र में सर और क्या हो सकता है जिससे कि हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को में और मजबूती आए और हमारे यंगस्टर जो है स्टार्टअप शुरू करने के लिए सामने आए? और सर क्या वित्त मंत्री इस बजट में ऐलान कर सकती हैं? देखिए, चलिए, अगर मैं स्टार्टअप, देखिए शुरू कौन करता है, शुरुआत हो चुकी है ग्रेजुएशन में, स्कूल करिकुलम में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इनोवेशन से संबंधित कोर्सेज आ चुके हैं। तो बच्चा को पहले तो क्या था कि पता ही नहीं था, अब उनको स्कूल में, कॉलेजेस में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप की पढ़ाई कराई जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। हमारे कॉलेज में भी एमबीए इन इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। तो सरकार पढ़ाई वाला कदम उठा चुकी है, सपोर्ट 124 स्कीम्स के थ्रू कर रही है। हाँ, अब इसके बाद है कि जो भी नए बच्चे हैं उनको हैंड होल्डिंग चाहिए, तो एक्सपीरियंस लोग मेंटरिंग करें और उन एक्सपीरियंस लोगों को उसके बदले में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले। सरकार इसकी तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, क्योंकि अगर मेंटरिंग सही नहीं हुई तो जो स्टार्टअप बहुत बड़े बन भी सकते थे वो हो सकता है किसी वजह से ना बन पाए। दूसरी चीज, जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं वैसे वैसे बहुत सारी असुविधाओं का भी पता चल रहा है, बहुत सारी दिक्कतों का पता चल रहा है। हालांकि सरकार उनका लगातार निवारण कर रही है, पर उसके लिए अगर एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा सके, उसके लिए अलग फंडिंग दी जा सके, वो बहुत बेहतर होगा, ताकि सरकार उन सब चीजों को समझ के तुरंत इंप्लीमेंट कराए। जैसे कि एक चीज थी कि पहले बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता था स्टार्टअप को, अगर अब सिंगल विंडो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन, उसका टैक्स एग्जेम्पशन, उसको जो कुछ भी चाहिए आप उसे वो एक ही जगह प्रोवाइड करिए। उसके लिए क्यों स्टार्टअप के बंदे को 10 जगह घूमना पड़े? और सरकार इस पर काम कर रही है, और हम आशा रखते हैं कि अगले बजट में इसके बारे में ऐलान भी हो जाएगा। तो चीजें धीरे 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 बढ़ रही हैं। जैसे जैम पोर्टल, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, स्टार्टअप के लिए सरकार ने बिल्कुल अलग उन्होंने सुविधाएं दी हैं। उनको बहुत सारी चीजों में जो जो पैसा जो एज अ सप्लायर आपको देना पड़ता है वो पैसा माफ है स्टार्टअप के लिए, बहुत सारी कैटेगरीज में। तो सरकार अपनी तरफ से सुविधाएं दे रही है, और सुविधाएं की हम आशा रखते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, नए टैलेंट को, जो अच्छा टैलेंट है उसके लिए ई सॉप की सुविधा दी जाती है। तो ई सॉप के साथ होता यह है कि आदमी सैलरी कम लेता है या नहीं लेता है, उसके बदले हर महीने सैलरी की जगह कुछ शेयर मिलते हैं। पर होता यह है कि वो शेयर, जब आदमी अपना ऑप्शन लेता है कि मैं अपना शेयर लेना चाहता हूँ, ईसॉप लेना चाहता हूँ, उस टाइम पर वो चीज परक्यूजिट के नाम पर उसकी सैलरी में ऐड हो जाती है, जो कि टैक्सेबल है। तो जो दे रहा है उसे टीडीएस काटना है, और जो ले रहा है उसको अपना इनकम टैक्स देना है। पर सच्चाई यह है कि पैसा तो आया ही नहीं है कैश में। तो ऐसे वक्त में सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि वो जो डेफरमेंट है टीडीएस का, वो 5 साल तक बढ़ाया है, कि आप अगर किसी व्यक्ति को ईसॉप दे रहे हैं, वो व्यक्ति अगर अपने ईसॉप को नहीं बेचता है और आपकी कंपनी में कंटिन्यू करता है, तो आप 4 साल तक अगले उसका टीडीएस नहीं भरें, और वो जो एम्प्लॉय है वो अपना इनकम टैक्स नहीं भरेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है जो सरकार ने दी है। अगर इसको और बढ़ाया जा सके आने वाले वित्तीय वर्ष में, तो ये और ज्यादा अच्छे टैलेंट को आकर्षित करने में मदद करेगा। इसी प्रकार से एक टैक्स होता है जिसे एंजल टैक्स बोलते हैं। एंजल टैक्स का मतलब यह हुआ कि अगर कोई इन्वेस्टर एक नए स्टार्टअप में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो करंट मार्केट वैल्यूएशन और जो फेयर, जो जिसे हम फेयर मार्केट वैल्यूएशन बोलते हैं, और जिस वैल्यूएशन पर स्टार्टअप में पैसा लगाया गया, उनके बीच का जो डिफरेंस है, उस पर करीब करीब 30% टैक्स देना पड़ता है स्टार्टअप को, जिसको बोलते हैं एंजल टैक्स। ये टैक्स बहुत बड़ा होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, सरकार ने वो अमाउंट ही हटा दिया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है जो स्टार्टअप को दी गई है। तो इस प्रकार से चीजें बढ़ी हैं। हम आशा रखेंगे कि जैसे
और जो टैक्सेस हैं जो स्टार्टअप्स को देने पड़ते हैं, हालांकि मेजर टैक्सेस ऑलरेडी गवर्नमेंट ने हटा दिए हैं, पर जो छोटे टैक्सेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन फी है, अगर वो रजिस्ट्रेशन फी मिनिमम कर दी जाए, जो भी मुझे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं उसके लिए, जैसे अगर मुझे सीए की सुविधा चाहिए या और सुविधाएं चाहिए, अगर वो सरकार की तरफ से एक पोर्टल बना करके वो सुविधाएं हम सबको दे दी जाए, सारे स्टार्टअप को, उनको एक सिस्टम बता दिया जाए, रूल्स रेगुलेशन कैसे रहेगा, अगर वो जीएसटी में आएंगे तो जीएसटी कैसे भरा जाएगा, तो वो सब चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। और पर हाँ, निश्चित रूप से इसका फैसला बजट में लिया जाएगा, कितना पैसा एलोकेट होता है, कितने नए डिपार्टमेंट्स आप बना सकते हैं इन सुविधाओं को देने के लिए, वो सब चीजें आखिरकार बजट से ही आएंगी। और हम आशा रखते हैं कि स्टार्टअप्स को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इस चीज पर आगे निर्णय लेगी। स्पेशल एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहिए जो सिर्फ स्टार्टअप्स पर केंद्रित हों, और स्टार्टअप जो लोग कर रहे हैं उनको मदद करें, मेंटरशिप दें, और अगर कहीं भी उन्हें कोई असुविधा है तो सुविधा को देने की कोशिश करें। सर, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी स्टार्टअप को फंडिंग के लिए ज़्यादातर सर प्राइवेट इक्विटी पर निर्भर रहना पड़ता है। तो क्या सर सरकार ऐसा कुछ उपाय कर सकती है कि जैसे बिज़नेसेज़ के लिए बैंकों से लोन मिलते हैं, उसी तरह से हमारे बैंक जो है वो स्टार्टअप के लिए अलग कैटेगरी मानकर उनको जो है कि फंडिंग की सुविधा शुरू करें? देखिए सर, इस चीज पर काफी कुछ किया है। जो नॉर्मल बैंक है जैसे एसबीआई है या अपना और बैंक है, देखिए उन वो लोग प्रॉपर बिजनेस को समझकर उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखकर ही पैसा देते हैं। वो तो ये आशा रखना कि पूरा का पूरा उनका बैंकिंग मॉडल को बदल दिया जाए, वो आसान काम नहीं है। नहीं। इसीलिए जो जन्म हुआ है प्राइवेट इक्विटी, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटलिस्ट का हुआ है, क्योंकि उनको वो चीज समझ में आती है कि रिस्क रिस्क कितना है मुझे पैसा इन्वेस्ट करने में। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से चीजें हुई हैं, सिड भी इस पर काम कर रहा है, और भी कुछ फंड्स हैं, जैसे स्टार्टअप स्कीम के अंदर ही 10,000 करोड़ का फंड्स ऑन फंड्स है जो स्टार्टअप को दिया गया है। तो सर, मेरा ये सवाल है कि जैसे एग्री सेक्टर है, जैसे बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो है कि वो ज़रूरी है जिसमें एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से जुड़ी गतिविधियाँ आती हैं। तो क्या उसी तरह से एक स्टार्टअप के लिए एक अलग कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती है या प्रायोरिटी सेक्टर में स्टार्टअप को लिया जाए, शामिल किया जाए? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाल ही में एक स्कीम आई है जिसका नाम है एस्पायर। फुल फॉर्म हुई अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये पूरी स्कीम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टार्टअप को ही प्रमोट करने के लिए है। और दूसरी चीज, जैम पोर्टल जो है सरकार का, जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, उसमें भी हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम और जो गांव से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनके लिए एक सब सेक्शन अलग दिया गया है, ताकि वो अपने सामान को पूरे वर्ल्ड, एटलीस्ट इन इंडिया तो बेच सके, और भविष्य में वर्ल्ड ओवर बेच सकें। अगर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा जो सरकार की तरफ से अभी हालांकि बहुत ही शुरुआती फेज में है, जो जिसे बोल रहे हैं ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। एक तरीके से ये मानिए कि ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन की रेप्लिका है। तो आने वाले समय में जो भी स्टार्टअप अपना प्रोडक्ट होगा वो इस पर मतलब रख पाएंगे, और कोशिश ये की जाएगी कि पूरे वर्ल्ड ओवर वो प्रोडक्ट बेचा जाए उसी तरीके से जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट और बाकी ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है वो बेच रहे हैं। हालांकि इसमें बहुत समय लगेगा, ये बहुत छोटा काम नहीं है, पर सरकार इस दिशा में काम कर रही है और बड़े लेवल से कर रही है। आने वाला बजट में कितना पैसा, कितनी फंडिंग इन चीजों के लिए सरकार रखती है, उस पर निर्भर करेगा कि ये कितनी गति से आगे बढ़ पाएंगे। और हम आशा रखेंगे कि एक अच्छा अमाउंट निर्मला सीतारमण जी स्टार्टअप के लिए रखें। शर्मा जी, स्टार्टअप के लिए बजट में क्या किया जा सकता है? इसके लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और बजट से पहले बजट पर चर्चा का यह सिलसिला जारी रहेगा। अगले एपिसोड में हम नए विषय के साथ, नए सवाल के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।